हेलो दोस्तों, लर्न विथ नरोत्तम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं सीजीएल 2024 प्रीलिम्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक को दर्शाती है। तो सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए। तो देखिए, ये सारे अंक 100 में से दिए हुए हैं सारे स्टूडेंटों के कि 100 में से किस सब्जेक्ट में वो कितना नंबर लेके आया। तो हमें सिंपल इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें एवरेज निकाल देना है नॉर्मल। तो एवरेज, अगर हम ऐसे एवरेज निकालेंगे सबको जोड़ के और कितनी सब्जेक्ट उसको डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। जैसे देखिए, 79% अंक किसने प्राप्त किए, तो हमें एवरेज चाहिए 79% अंक। 79% एवरेज किसका आ रहा है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो गणित, जैसे सबसे पहले तरुण का चेक करेंगे। तो 79% से गणित में वो कितना लेके आया है, 65%। तो 79 में से 65 कितना कम है, -14 कम है। और भौतिकी में कितना प्लस का बन ज़्यादा है, रसायन विज्ञान में -4 कम है, अंग्रेजी में +6 ज़्यादा है, और शारीरिक शिक्षा में +11 ज़्यादा है। तो अब इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर कितना आ रहा है देखिए, 14 और 4 18, तो माइनस का तो 18 और 1 और 6 7 और 11 प्लस का 18, ये कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हमारा एवरेज 79% किस तरुण का आ रहा है। सिंपल है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन भी डीआई का दिया हुआ है कि नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा के 6 अलग अलग विषयों में 7 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। कोष्टक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय के अधिकतम अंकों को दर्शाती है। मतलब जैसे गणित के अंक 150 में से है, रसायन विज्ञान के 130 में से है, भौतिकी के 120 में से है। ये मतलब एक तरह से इनका पूर्णांक है, पूर्णांक इतना है। भूगोल का 100 है, इतिहास का 60 है, कंप्यूटर का 40 है। तो इसमें से आयुष, अमन, सजल, ये सारे स्टूडेंट है कितने कितने परसेंटेज नंबर लाए हैं वो दिया गया है। और हमसे क्या पूछा है कि उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में से किसी भी विद्यार्थी या अन्य को प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं। कि इन विद्यार्थियों के अलावा कोई अन्य विद्यार्थी है, उसने जिस सब्जेक्ट में ना इन सारे विद्यार्थियों में से जो मैक्सिमम लेके आया है उतने अंक वो लेके आया है। जैसे गणित में मैक्सिमम अंक कितने लाया, 100% लेके आया अमन। रसायन विज्ञान में मैक्सिमम कौन लेके आया, 80% अमन ही लेके आया। भौतिकी में मैक्सिमम कितना है, 90%। ऐसे भूगोल में मैक्सिमम कितना है, 95%। इतिहास में मैक्सिमम कितना है, 90%। ऐसे कंप्यूटर विज्ञान में मैक्सिमम कितना है, 90%। तो ये जो मैक्सिमम अंक लेके आए हैं ना, जो भी स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट उतने अंक लेके आया वो जो अन्य विद्यार्थी है जिसका हमें निकालना है परसेंटेज। तो देखिए, गणित का 150 में से 100% लेके आया है तो 150 का 150 आ जाएगा, प्लस 130 में से 80% लाया है तो 130 का 80% कितना हो जाएगा, 104, प्लस 120 का 90% कितना आ जाएगा, 108, प्लस 100 का 95% कितना आ जाएगा, 95, प्लस 60 का 90% कितना आ जाएगा, 54, प्लस 40 का 90% कितना आ जाएगा, 36। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 5 15 8 23 और 4 27 का 7 हासिल की 2 2 और 3 5 और 5 10 और 9 19 और 10 29 और 10 39 39 और 15 54। तो वो अन्य विद्यार्थी वो टोटल मैक्सिमम कितने अंक लेके आया, 547। कितने में से लेके आया, इनके पूर्णांक का टोटल कर लेंगे, 150 और 130 कितना हो गया, 280 280 और 120 कितना हो गया, 400 400 और 100 500 560 और 40 600, टोटल 600 में से लाया है। तो उस विद्यार्थी द्वारा कुल प्रतिशत अंक ज्ञात करने हमें, तो उसका परसेंटेज निकालेंगे 547/600 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 6 से 6 नाम 54, फिर 7 में एक बार जाएगा, 6 कम 6 बचा 1, तो 1/6। तो कितना लाया था वो, 91 से 1/6% अंक दिया जाएगा आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है लेकिन 1 केजी के लिए 870 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 1 केजी की जगह वो कितना दे रहा है, 870 ग्राम, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 130 ग्राम का।
और उसका CP कितना हुआ 870, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे 0 से 0, ये कितना आ जाएगा 1300/87, 1300/87 करेंगे तो देखिए ऐसे कर लेंगे 1300/87 कितना आ जाएगा 87 का भाग 130 में एक बार 87 कितना बचा 13 और 30 43, 430 में कितनी बार जाएगा 5 बार में 5 7 35, 5 8 40, 435 से जाएगा 5 बार में तो 4 बार जाएगा, 4 7 28 हासिल की 2, 4 8 32 और 2 34, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ हो गया 5, 13 में से 5 गया तो 8 82। अब 87 से छोटा 82 तो यहाँ 0 देंगे तो यहाँ जाएगा 10 मतलब, तो 820 में 87 का भाग देने कितने बार जाएगा 9 बार, 9 7 63 का 3 का हासिल लगी 6, 9 72 और 6 78। तो देखिए हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा 40। आगे भी कर लेंगे लेकिन हमें पता चल जा रहा है यहीं से 14.9, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मत मिले उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी तो बाई का मान ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि कुल वैध मत मान लेते हैं कि 100 है, तो 100 में से जीतने वाले को मिल गए 59.375, तो हारने वाले को कितने मिले 100 में से 59.375 घटा देंगे तो हारने वाले का आ जाएगा, तो हारने वाले का आ जाएगा 40.625। तो कितने से जीता वो, दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 13 में से 6 गया 7, यहाँ हो गया 41, 59 में से 43 जाएगा तो 18.75। तो ये 18.75 की वैल्यू दी हुई है 2484, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2484/18.75। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2484/18.75 गुणा 100, ये 10 मतलब कटाएंगे तो 2 0 आ जाएगा, तो 25 से काट देंगे, 25 चौको 100 2 0, ये कितने बार कट जाएगा 25 7 175 हासिल की 12 125 हो गया, 25 पंजो 125, फिर 25 से कट जाएगा, ये 25 थी 75, ये कितनी बार कट जाएगा 25 कम 25 25 की 150, 3 से 2484 कितनी बार कटेगा 3 से 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 3 8 24, तो हमारे 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 828 × 16, इसको सोल्व करने कितना आ जाएगा 16 8 128 हासिल की 12, 16 दूना 32 और 12 44 का 4 हासिल की 4, 16 8 128 और 4 132। तो ये जो आ गए 13,248, ये आ गए हमारे कुल वैध मत। तो हमारे कुल वैध मत कितने आ गए 13,248। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि डाले और कितने डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो डाले गए वोटों का कुल वैध मत कितने, डाले गए वोटों का 90% है ना कुल वैध मत, तो मतलब 90% की वैल्यू 13,248 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 एकम 9 हासिल की 4, 9 चक्कू 36, 6 64, 9 7 63, 9 दूनी 18, तो 14,720। तो कुल डाले गए वोट कितने, डाले गए वोट 14,720। डाले गए वोट 14,720 है। और क्वेश्चन ने क्या बोला था कि 22% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, और चुनाव में मतदान करने के पात्र लोग कितने थे, मतदान करने के पात्र लोग कितने थे 16,000, और डाले गए वोट कितने थे, डाले गए वोट थे 14,720। तो कितने लोगों ने मत नहीं डाला, तो 16,000 में 14,720 घटा देंगे तो 0, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ हो गया 8, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ हो गया 15, 16 में से 15 गया तो 1, तो 1280 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो 22% ने, तो 22% कितना आ जाएगा 1280
बटे 16,000 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 0 से 0, 16 से 128 कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो 8% लोगों ने मत नहीं डाला। इसका तो आंसर क्या आ जाएगा? बाई की वैल्यू 8%, ये आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। एक वस्तु पर 550 रुपये अंकित है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए 40% को हम क्या लिख देंगे? 2/5। ये तो है हमारा छूट और ये है हमारा अंकित मूल्य की वैल्यू 5। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 3 यूनिट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। एक वस्तु पर 550 रुपये अंकित है। यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो 40% को हम क्या लिख देंगे? 2/5। 5 की वैल्यू दी हुई है हमें 550, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110। तो 5 पे 2 की छूट है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 330। तो ये हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया? 330। अब क्या कह रहा है? विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो 10% को क्या क्या लिख देंगे हम? 1/10। अगर 10 ये CP 10 है तो SP कितना आ जाएगा? 11। अगर 11 की वैल्यू 330 है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 300 रुपये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 4,22,092 रुपये का हम निकालेंगे 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज क्या निकालेंगे? 20/100 इंटू 1। तो कितना आ जाएगा? ये 5 बार कट जाएगा। 5 से कितनी बार कट जाएगा? 5/8 40, 2 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 एकम 5 बचा 4 42, 5/8 40, 5 चौको 20। तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 84,418.4। अब वो क्या करता है? जो उसका मूलधन उसने उधार लिया था 4,22,092, इसमें से 21,679 चुका देता है। इतना चुका देता है तो मूलधन उसका कितना बचेगा? इसमें से इसको घटा देंगे। 12 में से 9 गया 3, यहाँ हो गया 8, 9 में से 8 गया तो 1, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ हो गया 2 में से 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, 4। तो उसके पास दूसरे वर्ष में उसका ब्याज इस अमाउंट पर लगेगा 4,04,13 पे लगेगा 20% का। तो 1/5 तो कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे 5/8 40, 0 यहाँ जाएगा 0, 5/8 40, 5 दूनी 10, 5 का 30। तो 80,082.6 रुपये उसका सेकेंड ईयर का ब्याज आ जाएगा। तो 2 साल के बाद वो कितने रुपए चुकाएगा? उसका मूलधन बचा हुआ था 4,04,13, तो प्लस फर्स्ट साल का ब्याज 84,418.4 प्लस 80,082.6 रुपये। तो देखिए वो कितने रुपए चुकाएगा दूसरे वर्ष की समाप्ति पर। मूलधन बचा हुआ था उसका 4,04,13 रुपये, तो और फर्स्ट साल का ब्याज था 84,418.4 और दूसरे साल का ब्याज था 80,082.6। तो 6 4 10 की 0 हासिल की 1, 2 1 3 और 3 6 8 14 का 4 का हासिल की 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 8 11 का हासिल की 1, 4 4 8 1 9, यहाँ से गया 4 8 और 8 16 का 6 हासिल की 1, 4 और 1 5। तो वो चुकाएगा 5,64,914 रुपये। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित तालिका विभिन्न परीक्षा केंद्रों PQR में कुल उपस्थित उम्मीदवारों और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है। तो कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों को दर्शाता है। उपस्थित उम्मीदवारों को दर्शाता है। किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाले की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी? तो हमें सबका वो देख लेना, अनुपस्थित रहने वाले दूसरे नंबर पर सबसे कम किसमें आ रहे हैं। तो देखिए पी में 2016 में कितने अनुपस्थित थे? 3, 2017 में 5, 2018 में 4,
2019 में 11 और 2020 में 11। और ऐसे क्यू में कितने उपस्थित थे, अनुपस्थित थे 11, इसमें कितने थे 20 2017 में, 2018 में कितने थे 20, यहाँ कितने अनुपस्थित थे 8 और 4 12, और यहाँ कितने अनुपस्थित थे 80 में से 66 गया 14। आर में देख लेंगे ऐसे ही, आर में 5, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ कितना हो गया 8 और यहाँ 5। तो हमसे पूछा कि किस वर्ष में, तो इस 2016 में कितने अनुपस्थित थे 11 और 3 14 और 5 19। 2017 में 5 और 20 25 और 5 30। 2018 में 4 और 20 24 और 10 34। 2019 में 11 और 12 23 23 और 8 31, और यहाँ 11 और 14 25 और 5 30। तो हमसे पूछा दूसरे सबसे अधिक, तो सबसे अधिक तो 34 था, तो दूसरा सबसे अधिक कितना है 31। 31 कौन से वर्ष में 2019 वर्ष में, तो हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा 2019। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन फिर से DI का है। क्या दिया हुआ है, एक संस्थान में 3 अलग अलग विषयों में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। तो यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक चाहिए, तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो हमें क्या करना है, राम का निकाल लेंगे सबसे पहले। राम का 175 का 54% निकाल लेंगे, कितना आ रहा है 25 7 175, 25 चौको 100, यहाँ से 2 दूनी 4, ये 27 वर्ग, और 27 7 कितना होता है 189। 189 बटे 2 करेंगे, 2 नाम 18, 2 चौको 94.5, 105 से कम है तो ये फेल हो गया, राम फेल। और मोहन का 51% है, 54 से भी कम है तो ये भी फेल। तो कौन पास हुआ, केवल श्याम पास हुआ। तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, केवल एक। इतिहास में केवल एक स्टूडेंट प्राप्त हुआ, एक स्टूडेंट पास हुआ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो केंद्रों के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर है। यदि इन वृत्तों में सीधी विन्यास्ट अनुस्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु M और Q है, तो रेखाखंड MQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, 2 सर्किल दिए हुए हैं, एक की रेडियस दी हुई है 22 और एक की रेडियस दी हुई है 10। इनके एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये है M पॉइंट, ये है Q, और दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 37। ये 90 होता है, ये 90। तो हम क्या करेंगे, तो इसके पैरेलल में हम एक लाइन खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारी 12, और ये तो है 37। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 12 ये 37, तो ये कितना आ जाएगा 35। तो हमारे MQ की लंबाई कितनी आ जाएगी 35, क्योंकि 12 35 37 ट्रिपलेट होता है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भरण पाइप Q से 21 गुना तेज है। Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता। तो नंबर 10 दिया हुआ है, भरण पाइप Q से 21 गुना तेज है। यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, तो दोनों भरण पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। चीज़ P और Q है, Q की एफिशिएंसी दी हुई है X, तो P की कितनी है 21X। तो क्या कह रहा है कि Q भर रहा है उसको 110 मिनट में, 110 मिनट में, तो उसकी टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी टंकी की X × 110। अब बोल रहे हैं कि दोनों पाइप एक साथ भरने में कितना टाइम लगेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना आ जाएगा 21 है, X + X कितना आ जाएगा 22X, तो X से X, तो ये दोनों कितने में भर देंगे P + Q 5 मिनट में, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, एक 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में A और B समान समय पर समान दिशा में
समान बिंदु से क्रम से 6 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। तो अगली बार जैसे कोई सर्कुलर पाथ है, इसका टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 840 मीटर। अब एक ही पॉइंट से, जैसे ये कोई ये पॉइंट है, यहाँ से ए और बी दोनों भाग रहे हैं। एक की स्पीड है 6 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे की स्पीड है 12 मीटर प्रति सेकंड। तो ए और बी की रिलेटिव स्पीड, दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6 बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे वे, तो 840 बटे दोनों की स्पीड का डिफरेंस 6, तो 6 से कट जाएगा कितनी बार, 140 सेकंड। ये आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दी हुई है, तो इसमें से हमें के का मान ज्ञात करें पूछा है। तो देखिए क्या करेंगे, 88 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो 11 मल्टीप्लाई में के, तो 11 के माइनस 9, नीचे कितना है 6 का स्क्वायर 36 माइनस 35 प्लस के स्क्वायर बराबर 1। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर क्या जाएगा, 11 के माइनस 9 बराबर 36 35 गया तो 1, तो इधर क्या जाएगा के स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक तरफ ले जाएंगे सबको, तो के स्क्वायर माइनस 11 के प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, तो इसका टुकड़े कर देंगे, माइनस 10 के माइनस के प्लस 10 बराबर 0। तो के कॉमन लेंगे तो के माइनस 1, इसमें से और इसमें से के कॉमन ले लिया, और इसमें से और इसमें से 10 कॉमन लिया, तो यहाँ से के माइनस 1 बराबर 0। तो क्या गया के माइनस 10 और के माइनस 1 बराबर 0। तो के की दो वैल्यू आ जाएगी, के बराबर है तो 1 या 10, यह आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, कोस स्क्वायर 29 प्लस कोस स्क्वायर 61 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो 29 और 61 का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो जब भी a प्लस बी 90 दिया हो तो कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b बराबर क्या होता है 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है और उनके आयतन का अनुपात 3:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई भी शंकु दिया हुआ है, जैसे कौन 1 और एक है कौन 2, तो कौन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसका r1 h1, ऐसे इसका 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। तो 1/3 पाई ये तो कट ही जाएगा। तो हमें दिया हुआ है आयतन का अनुपात दिया, आयतन का अनुपात कितना है 3/5 बराबर रेडियस का अनुपात दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4 या h1 अपन 5 का स्क्वायर 25 h2। तो 5 से कट जाएगा 5 25, तो h1 अपन h2 कितना आ जाएगा 15/4, 15/4, ये आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है x³ प्लस 15x² प्लस 75x प्लस 125 अपॉन x² माइनस 25 इंटू x माइनस 5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो x² माइनस 25 को हम तोड़ लेंगे x माइनस 5 और x प्लस 5 में, तो x माइनस 5 से x माइनस 5 कट जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या जाएगी, x³ प्लस 15x² प्लस 75x प्लस 125 और नीचे क्या बच जाएगा x प्लस 5, क्योंकि जो इसको हम तोड़ेंगे x² माइनस 25 को x प्लस 5 और x माइनस 5 और मल्टीप्लाई में x माइनस 5, तो ये तो कट ही जाएगा। तो x प्लस 5 का भाग देना है हमें x³ प्लस 15x² प्लस 75x प्लस 125 में। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे, x प्लस 5 3 बार लिख लेंगे। हमें फर्स्ट टर्म चाहिए x³, तो x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया x³ प्लस 5x² हो गया। यहाँ पर चाहिए हमें 15x², तो हमें कितना और घट रहा है 10x² घट रहा है, तो यहाँ से 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 10x² हो गया, एक्स क्यूब प्लस 5x² यहाँ से आ गया, 10x² यहाँ से आ गया, टोटल 15x² हो गया। अब हमें लाना है 75x, तो यहाँ से 50x, तो हमारे यहाँ से आ गया 10x × 5 50x, तो हमारा कितना और घट रहा है 25x और घट रहा है, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो ये हो गया ना हमारा 25x 50 से 75x, तो 25 × 5 125, तो हमारा x + 5 से डिवाइड करने पर क्या आता है x² + 10x + 25, ये आ जाएगा। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे भी कर सकता है कि x³ + 15x² + 75x + 125 भाग देना है x + 5 का, x³ चाहिए फर्स्ट टर्म, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x³ + 5x², ये माइनस में ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10x² + 75x उतार लेंगे, फिर यहाँ 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 10x² आ जाएगा प्लस 50x, फिर माइनस ये कट जाएगा, यहाँ से 25x प्लस 125 को नीचे उतार लेंगे, फिर हमें चाहिए 25, तो 25 से गुणा करेंगे, तो 25x प्लस 125 माइनस तो ये कट जाएगा कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा x² + 10x + 25। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 16वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है sin² 30 - sin² 40 + sin² 45 - sin² 55 - sin² 35 + sin² 45 - sin² 50 + sin² 60 कौन ज्ञात कीजिए। तो देखिए sin² 30 और sin² 60 ये कितना हो जाएगा 1, उसके बाद में माइनस sin² 40 और sin² 50 ये कितना हो जाएगा 1, प्लस sin² 45 और sin² 45 दोनों क्या हो जाएगा 1, और sin² 55 और sin² 35 ये कितना हो जाएगा माइनस के 1, तो 1 से बन गया, ये 1 से बन गया, तो क्या आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि जब भी a + b 90 डिग्री हो तो sin² a + sin² b = 1 आएगा। ये आइडेंटिटी का यूज किया है इसमें, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा k का मान हो सकता है जिसे एक संख्या 2 1 7 9 2 4 के भी 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि उस संख्या में 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। तो दिया हुआ हमारा 217 9 2 4 के, तो 3 से विभाज्य करने के लिए हमें क्या इन डिजिट का योग में 3 का भाग देना चाहिए। कितना 2 1 3 और 7 10 10 9 19 19 और 2 21 21 और 4 25 25, तो k का मान क्या होना चाहिए, तो 3 का भाग चले 25 और 2 27, तो 2 लास्ट डिजिट होगा तो 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, क्योंकि इन सब का जोड़ 27 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कोसेक थीटा बराबर 5/3 है, तो sec² थीटा -1 + cot² थीटा × 1 + cot² थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए sec² - थीटा को हम क्या लिख देंगे tan² थीटा, cot² को ऐसे लिख देते हैं cot² थीटा × 1 + cot² थीटा को क्या लिख देंगे हम cosec² थीटा, तो tan² थीटा से cot² थीटा ये तो आ जाएगा 1 करिए, तो हमारा क्या बचा क्वेश्चन में cosec² थीटा, cosec थीटा हमारे 5/3 दे रखा है, तो cosec² थीटा कितना आ जाएगा 5/3 का स्क्वायर कर देंगे 25/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, मान लीजिए कि ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी और सी डी त्रिज्या की समान भुजा पर 2 समांतर जीवा हैं। जैसे कि ये कोई वृत्त दिया हुआ है, तो ए बी और सी डी 2 समांतर जीवाएँ दे रखी है, ओ इसका वृत्त का केंद्र है और ओ पी ए बी के लंबवत है, ये परपेंडिकुलर पी, और ओ क्यू सी डी के परपेंडिकुलर है, और पी क्यू की डिस्टेंस दी हुई है 7 और सी डी की दी हुई है 24 दी हुई है, तो ये 12 और ये 12, ए बी की दी हुई है 10, तो ये 5 ये 5, तो ये हमारी क्या हो जाएगी रेडियस आर, और तो एक तो ये हो गई हमारी रेडियस आर और एक यहाँ से, तो
ये भी हमारी क्या रेडियस है, इसको मान लेते हैं हम x। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और दूसरी क्या बन जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशनों को हम बराबर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 144 बराबर 25 प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, और यहाँ से 25 और 49 कितना हो गया 74। तो 14x बराबर कितना आ जाएगा 144 माइनस 74 कितना बचेगा 0। 14 में 7 गया 7। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 5। x बराबर आ गया 5, ये 5 है ये 12 है। तो r बराबर कितना आ जाएगा 13। हमसे पूछा इसका व्यास, अगर रेडियस 13 है तो डायमीटर कितना आ जाएगा डबल इसका, 13 दूनी 26। ये आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन, कौन सा कथन है निष्कर्ष निकालने के लिए प्राप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है, इनके आधार और ऊंचाई समान हो। ये गलत है। दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण बराबर हो तो सर्वांग सम नहीं हो सकती। इनकी दो भुजाएं बराबर है और परिमाप समान है। तो ये आंसर ये हमारा सही आएगा, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है और परिमाप समान है तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक समान हो जाएगी। तो हमारा त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। और इनके क्षेत्रफल और आधार समान है। क्षेत्रफल और आधार समान होने पर जरूरी नहीं है ना कि त्रिभुज सर्वांग सम हो, जरूरी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे एक्स प्लस 3 दिया है। तो एक्स स्क्वायर 9 को तोड़ देंगे एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 में, नीचे एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 से कट जाएगा तो क्या इतना आ जाएगा एक्स माइनस 3, आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि रुपये 2 और 1 के सिक्कों में पी को 100 रुपये का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। तो भुगतान में रुपये 5 मूल्य के वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। 5 रुपये के सिक्के मान लेते हैं x है, 2 रुपये के सिक्के y है और 1 रुपये के सिक्के z है। इसका मूल्य कितना है 100 रुपये। और टोटल सिक्के कितने हैं x प्लस y प्लस z, ये कितना दिया हुआ है 40। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस। यहाँ से 4x प्लस y, z से z कट गया, कितना बचेगा 60। अब हमसे पूछा है 5 वर्ग के मूल्य की 5 रुपये के मूल्य के वर्गों की संख्या कितनी है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है पूछा हमसे। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं इसमें, x की वैल्यू 15 से छोटी रखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि y 0 नहीं रख सकते। y अगर 0 नहीं रख सकते तो 15 चौको 60 तो यही हो रहा है। तो 15 से छोटी रखनी पड़ेगी। तो 15 से छोटी रखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 14 रख सकते हैं, x की वैल्यू हम 14 रखेंगे कितना आ जाएगा 56। तो y की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी 4। अगर x की वैल्यू और क्या रख सकते हैं हम 13 रखेंगे तो 13 चौको 52 प्लस y की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी 8। तो ये 60 हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए हमारे ऑप्शन को देखेंगे तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि 16, 17, 18 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि x की वैल्यू 15 से कम ही आएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही 13। और फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं सही है नहीं है। अगर 5 रुपये के सिक्के 13 है तो 13 पंजो 65। अगर x 13 है तो y कितना आएगा 8। तो 8 दूनी 16, तो 16 और 65 कितना हो गया 81। तो z 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 1 रुपये वालों की 19, 100 रुपये हो गए। तो कितने से, तो 13 5 रुपये के सिक्के, 8 2 रुपये के सिक्के और 19 1 रुपये के सिक्के, टोटल 40 आना चाहिए। 13 8 21 और 19 40 सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर कितना आ जाएगा 4। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत अंक 100 है।
100 में से क्रम से 75 और 80 है। यदि इस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78 हो तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे तो इसमें मतलब क्या सिंपल एलिगेशन लगा देंगे, लड़कों का 75 है, लड़कियों का 80 है और सबका औसत कितना है 78। तो यहाँ से 75 में से 78 गया तो 3, 80 में से 78 गया 2, तो 2:3 लड़कियों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 है तो तीसरी भुजा क्या होगी। दो भुजाओं का योग 16 दिया हुआ है तो भुजा क्या आ जाएगी 8, क्योंकि समबाहु भुज की सारी भुजाओं की समान होती है। तो तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी 8। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया। उसने छपाई का ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया। ये ऑर्डर 17/27 34 दिन में कर रहा है, मतलब 17 ऑर्डर वो कर रहा है 34 दिन में। तो एक ऑर्डर कितने दिन में करेगा 2 दिन में। टोटल कितने हैं 27 ऑर्डर, तो 27 ऑर्डर को कितने दिन में करेगा 54 दिन में। ये आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास हमारी को यहीं पे समाप्त करते हैं।